अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, वफाकी बजट मुसलसल ताखीर का शिकार हो चुका है। कल वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने यह दावा किया था कि उनका पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों के साथ PSDP समेत दीगर मामलात पर मुकम्मल इत्तफाक राय हो चुका है। अब अगर उनकी बात को मान लिया जाए तो इसके बाद भी बजट में ताखीर की यही वजह समझ आती है कि शायद IMF वफाकी हुकूमत को टफ टाइम दे रही है, या IMF ने नए टैक्सेस का मुतालबा कर दिया है जिस पर हुकूमत के हाथ पैर फूल गए हैं, या फिर हुकूमत IMF की शराइत पर FBR के 12 से 1300 अरब के शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए सूबाई हुकूमतों से जो ताउन मांग रही है, इसमें वफाकी हुकूमत को कुछ मुश्किलात का सामना है। इस वक्त ज़राए से ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि पंजाब हुकूमत वफाक को तकरीबन 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत देने पर तैयार हो गई है, जिससे फेडरल गवर्नमेंट को अपना खसारा कम करने में मदद हासिल होगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में असल इशू ये है कि जो हुकूमत ख़ुद को जमहूरी हुकूमत कह रही है, और हमें माजी में मुख्तलिफ इशूज़ पर इनके वज़रा की लातादाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी नज़र आईं, लेकिन बजट जैसा एक मेजर इवेंट जो मुसलसल ताख़ीर का शिकार हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका कोई ऑफिशियल वर्जन देने को तैयार नहीं। इसके अलावा हम फ़िक्स टैक्स आसान स्कीम की भी बात करेंगे। इसके बारे में हुकूमत तो ये क्लेम कर रही है कि इसका मकसद छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाना और 50 अरब का रेवेन्यू जनरेट करना है। लेकिन जिस तरह इस स्कीम में यह बताया गया कि स्कीम में शामिल होने वाले कारोबारी अफराद के पास ना तो टैक्स इंस्पेक्टर विज़िट कर पाएगा, ना ही इनका ऑडिट होगा, और ना ही इनके लिए POS मशीन की तनसीब लाजमी होगी। इस पर तनकीद करने वाले ये सवाल उठा रहे हैं कि इस सिस्टम में बहुत सी खराबियाँ हैं। हुकूमत ये तो बता रही है कि इस स्कीम की असल अहमियत फौरी तौर पर रेवेन्यू पैदा करना नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की बेस रखना है। लेकिन इसके लिए जो मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए, हुकूमत इसको खुद ही कमज़ोर कर रही है। बहरहाल इस तमाम तर सूरत हाल पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ दानियाल अजीम मौजूद होंगे, सीनियर पॉलिटिशियन है। राना एहसान अफजल मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के। फ़ारूक सलीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मुआशी अमूर के माहिर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो बजट में ताख़ीर है, ये काफ़ी मिस्टीरियस है। इसकी वजूहात के लिए कोई एक वर्जन अब तक सामने नहीं आया। ये टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है, सूबे और वफाक की कोऑर्डिनेशन का इशू है, या IMF का प्रेशर है? ज़रा क्लैरिफाई कर दें इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुजम्मिल, ये कोई इतनी कोई अनहोनी बात नहीं है। ये तीनों इश्यूज जो आपने बताया वो एग्जिस्ट करते हैं। IMF के साथ हम मुसलसल नेगोशिएशन और फाइनलाइजेशन में हैं। ये चीज़ें तो तकरीबन अब रिजॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन हमारे पास हमें पीपल्स पार्टी के वोट्स की भी ज़रूरत है इस बजट को पास करने के लिए। और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर उनके कंसर्न्स था, उनके मौक़िफ़ थे, और हमें उनको लूप में लेने की ज़रूरत थी और उनको कन्विंस करने की और एग्री कराने की ज़रूरत थी। उसमें बिस्प के इश्यूज़ थे, टैक्सेशन के इश्यूज़ थे, PSDP के इश्यूज़ थे, और सूबों का जो सरप्लस जो हम सरेंडर करवाना चाह रहे हैं, वो सारे इश्यूज़ थे। तो ये ऑब्वियसली अगर पीपल्स पार्टी ना कन्विंस होती तो बजट जो है वो उस वजह से जो है वो ताख़ीर में भी हुआ। अब तो खैर डेट अनाउंस हो गई है, NEC का इजलास कल हो रहा है, और इसी तरह जुमे को जो है बजट जो है वो अनाउंस फाइनेंस मिनिस्टर नेशनल असेंबली में करेंगे। अच्छा। तो ये चीज़ें जो है अभी भी जो सूबों का जो सरप्लस सरेंडर करने की बात है वफाक को, वो ऑनगोइंग है, और हम इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि मुल्क के मफाद के लिए और मुल्क के जो इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ जो सेंटर को दरकार हैं, उनको ईज आउट करने के लिए और IMF रजीम को बरकरार रखने के लिए सूबे जो है वो तावन करेंगे, और इसको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको जरूर सरेंडर कर देंगे। तो ये इश्यूज लेकिन ये कोऑर्डिनेशन के जरिए ही किया जाएगा फ्यूचर में भी, या इसके लिए कोई लेजिस्लेशन भी आ सकती है जिसमें सरप्लस रेवेन्यू का शेयर आप क्लेम करना चाह रहे हैं? अभी तो ऑब्वियसली ये असूली तौर पे तो ये जो है एक NFC के अंदर या ओवरऑल जो है एक इसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है सूबों के साथ हो, और उसके लिए डेफिनेटली इसको लेजिस्लेट भी किया जा सकता है। लेकिन अभी तो दे विल वॉलंटरली जो है वो सरेंडर करेंगे। तो इस वक्त तो फौरी तौर पे मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए आपको कोई लेजिस्लेशन की जरूरत होगी अगर वॉलंटरली सूबा जो है अपना कैश सरप्लस या उसको सरेंडर कर ले। लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इन चीज़ों को हमें फॉर्मलाइज करने की भी जरूरत है, और इसमें मेरा एक जरूर मौक़िफ़ है कि एक जो फंडामेंटल फ्लॉ है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर वो ये है कि आपके जो सूबे हैं वो एलियन है कॉमर्स और इंडस्ट्री से और मईशत से। यानी कि अगर मुल्क का मसला एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो सूबे का उधर कोई एज सच कोई ओनरशिप नहीं है
जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं उनकी कोई ओनरशिप नहीं है और वो एलियन है इस चीज से। तो हमें इन चीजों को भी आगे जाके, जो आपने पूछा कि हमें फिक्स करने की जरूरत है, कि इन चीजों को हम डिवॉल्व करें, क्योंकि दुनिया में जहां एक्सपोर्ट्स और कॉमर्स और इंडस्ट्री और मीशत की अकाउंटेबिलिटी बेहतर होती है, वहां ये चीजों को डिवॉल्व किया जाता है। इसकी सिर्फ एक छोटी सी मैं मिसाल दूंगा कि चाइना में अगर आप एक टाउन की हुकूमत के पास जाएं तो वो आपको बताएगा मेरी जीडीपी 1 बिलियन है। आप काउंटी की हुकूमत के पास जाएं, आप सिटी की हुकूमत के पास जाएं, सूबे की हुकूमत के पास जाएं, तो उसके पास अपने इलाके की जीडीपी का पता होता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस जीडीपी को ग्रो करे। तो ये हमारा सेंटर के पास काम है और हमने इसको डिवॉल्व नहीं किया। तो ये एक फंडामेंटल फ्लॉ मैं समझता हूं पर्सनल लेवल पे, कि जिसको हमें आगे जाके फिक्स करने की जरूरत है अगर हमने कॉमर्स, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। बिल्कुल, आपने जो मिसाल दी, असल में इशू ये है कि वहाँ पर बल्दियाती ढांचा मौजूद होता है। हमारे यहाँ पे विफाक से सूबों तक तो रेवेन्यू चला गया, उससे आगे नहीं गया। फारूक साहब, ये जो 1200 अरब रुपए के इजाफी वसाइल ज़राए कह रहे हैं कि मांगे जा रहे हैं सेंटर की तरफ से, इसमें पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन भी चाहिए होती है, फिर इसमें सूबों की अपनी शिकायत भी हैं कि हमें इतने पैसे नहीं मिल रहे। तो मूविंग फॉरवर्ड, जिस तरह राना साहब ने बात की कि फॉर्मलाइज इसको होना चाहिए, आपको लगता है कि हो सकता है, या फिर टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए एक ये तरीका कार है, दूसरा ये है कि लेवी बढ़ा ली जाए, या ऐसे मेजर्स लिए जाएं जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमी से कनेक्टेड हैं, ना कि क्विंटेसेंशियली इकोनॉमी के साथ? मामला मैं समझता हूँ सियासत से बालातर है। यहाँ पे हिसाब किताब का मसला है। बाकी बजट को बड़े तौर पे 2010 से और 2010 का स्थिति है, 2010 के साल है, कुछ साल या साल में नहीं पास है। अब तो पिछले 15-16 साल से बजट है, उसमें विकास से बिजली बनाना जो है, और जैसे इस साल खड़े होंगे वो ऐलान करेंगे कि विफाकी हुकूमत का बजट क्या है, विफाकी हुकूमत की आमदन 17,000 है, और उससे कुछ 30 सेकंड के बाद हमें पता चलेगा कि तकरीबन 8-8,500 अरब जो है उस कीमत में कर दिया गया है, और फिर 8-8,500 अरब जो है वो खासी तकनीक के तहत सूबों में बांट, तो विफाकी हुकूमत की जेब काट दी जाती है। और ये मामला पिछले करीब 15-16 साल से चल रहा है, और जो ढांचा हमारे सामने आया है खासी तकनीक के बाद, तो ये है कि 5 हुकूमतें हैं। एक हुकूमत जो है वो पैसा लेने वाली या टैक्स इकट्ठा करने वाली मशीन बन गई है, जो विफाकी हुकूमत है, और 4 सूबाई हुकूमतें जो है वो खर्चा करने वाली समझिए की मशीनें बन गई। और सोचिए कि 2010 में जिस साल ने बात किया 12वीं तकनीक, उस साल जो कौमी कर्जा था वो 10,000 अरब रुपए का, और आज वो बढ़ता बढ़ता 100,000 अरब पे पहुंच गया। तो वो एक ढांचा है, जो एक हुकूमत है वो कर्जा ये चली जा रही है, ये चली जा रही है, 16 साल से ये चली जा रही है, और 4 हुकूमतें ऐसी हैं जो कर्जा किए चले जा रही है, कर्जा किए चले जा रही है, 16 साल से कर्जा किए चले जा रहे हैं। तो PISP का मामला देख लीजिए, या का मामला देख लीजिए, या दिफा का मामला देख लीजिए, सारा का सारा बोझ जो है विफाकी हुकूमत पे है, और काम जो है वो सारा का सारा बिल्कुल, विफाकी हुकूमत जिस तरह से आप कह रहे हैं बर्डन होती जा रही है, और ये फ्यूचरिस्टिक वे में अगर इसको देखा जाए तो रोड मैप को लेके बहुत बड़ी डिबेट मौजूद है। इस पे राना साहब, ये टैक्स वसूली के हवाले से हम हर मरतबा सुनते हैं कि टैक्स नेट में इजाफा किया जाएगा, ताजर दो स्कीम भी आपने मुतारिफ करवाई, उस पर भी तनकीद की गई कि जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसके वो उस तरह से अचीव नहीं हो पाए। अभी भी अगर देखा जाए तो टैक्स टू GDP जो तनासुब है पाकिस्तान का वो 10% है, विच इज़ सेट टू बी द लोएस्ट इन साउथ एशिया। तो इसमें अगर IMF प्रेशर के अंडर हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये रिफॉर्म क्यों नहीं ऐसी हो पाती जिसके तहत एटलीस्ट टैक्स नेट बढ़े, या फिर जो इनफॉर्मल इकॉनमी है उसको फॉर्मलाइज किया जाए। कैश इकॉनमी है, पैरेलल इकॉनमी है, इलीगल स्पेक्ट्रम है हमारा। तो इसके लिए क्या रोड मैप है कि ये मसला वो दरपेश ना हो जो हम फेस कर रहे हैं काफ़ी सालों से? ये इस ताजर टैक्स जो ताजरों पे जो ये स्कीम आई है उसके हवाले से बात करूं तो देखें, लॉजिकली जब भी आप किसी सेक्टर को टैक्स नेट में लेके आते हैं तो आप पहले दिन से आप 100% गोल नहीं अचीव करते। इट्स द फर्स्ट स्टेप
कि आप उनको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके आएंगे, उनके लिए आसानी पैदा करेंगे, आप उनका कॉन्फिडेंस गेन करेंगे विद इन दिस 1 ईयर, और फिर आप उनके साथ मिल के आगे जो है वो टैक्स के हवाले से आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ मजीद लेके आएंगे, चीज़ों को बेहतर करेंगे, आप मॉनिटरिंग को बेहतर करेंगे। तो इट इज़ अ प्रोसेस। तो उसको आप उस ताजर को, अगर आप ये लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि 1 साल के अंदर ताजर जो हैं वो 100% अपनी इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे होंगे और 100% वहाँ POS लग जाएगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये एक स्टेप होता है जिस तरफ आप बढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो इशू है कि ये हम क्यों नहीं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे, तो हम देखें, एक तो ये कल्चर की बात है, फिर FBR के वसाइल की बात है कि हाउ मच आर वी स्पेंडिंग ऑन FBR, वो हमने उसको इक्विप करने की कोशिश की और हमने 2% तकरीबन लगभग अपनी टैक्स टू GDP को पिछले चंद सालों के अंदर हमने इम्प्रूव किया है। तो वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन क्योंकि हमारी एक लो ग्रोथ है और उसके अंदर अगर हम ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं तो उसके भी नुकसानात हैं। तो ये एक ऐसा बैलेंस है कि हमें जो सेक्टर्स बाहर हैं, अब मॉनिटरिंग बेहतर करें, हम डिजिटल ट्रांसफर्स की तरफ जाएं, तो इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है और हमने किया भी है। हमने जिस तरह ट्रैक एंड ट्रेस था, उसके अंदर बड़े मेजर फ्लॉज थे और वो एक रिडंडेंट चीज़ चल रही थी, हमने उसको बड़ा बेहतर किया। इसी तरह फंड ट्रांजिट की जो ट्रैक एंड ट्रेस था, उसके अंदर हम इंप्रूवमेंट लेके आए। फिर बहुत सारे सेक्टर्स में हमने इसको एक्सपैंड किया और आपने, अगर आप इसको डेटा को देखें तो जो डायरेक्ट टैक्सेशन है उसमें इजाफा हुआ है। एंड आई एडमिट कि अभी तो बहुत लंबा सफ़र है। हमने टैक्स को आसान भी बनाना है, लोगों को लेके भी आना है, और बड़ी मेजॉरिटी आपकी अभी भी अनडॉक्यूमेंटेड है। तो ये एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। आपने ग्रोथ को भी देखना है, आपने लोगों को डराना भी नहीं है, और आपने फिर आगे चीज़ों को लेके चलना है। चैलेंजिंग है बहुत ज़्यादा। अगर हम आपका बहुत ज़्यादा कामयाबी है नहीं है, देयर इज़ अ शॉर्टफॉल, और उस शॉर्टफॉल को हम, अगला भी एक चैलेंज है कि हम उसको कैसे कवर करेंगे। इन्फोर्समेंट इज ऑलवेज अ चैलेंज। तो हम इसको लेके चल रहे हैं। 2% हमने गेन किया है इंशाल्लाह ताला। जो हमारे टारगेट्स हैं 2029 के हमने 13.5% गालबन हमारा टारगेट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2029 तक। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू अचीव दैट। इस पे बिल्कुल इस पे दानियाल साहब आपकी तरफ आता हूँ। जो आज खबरें गर्दिश करती रही वो यही हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने तकरीबन 570 अरब रुपए की जो मालियाती रियायत है वो वफाक को देने का ऐलान किया है। लेकिन अलावा जो IMF के साथ बड़ी एक निगोसिएशन होती है हमारी, जो कि बेसिकली हर गवर्नमेंट के लिए चैलेंज होता है, उस पर किसी भी गवर्नमेंट की अप्रोच मुख्तलिफ नहीं होती, सबका एक ही प्लान होता है कि उन्हीं से निगोशिएट करके कोई रिलीफ लेना है। तो इसको अगर देखा जाए तो वज़ीर ख़जाना साहब ने भी ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर तो चाहते हैं रिलीफ मिले, लेकिन IMF मानता नहीं है। तो इस बजट की फिर क्या लिमिटेशन है? ये सॉवरन हो भी सकता है या सिर्फ थ्योरी में है कि ये हम पास कर रहे हैं, इफ़ एवरीथिंग इज़ अप्रूव्ड बाय IMF? जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। ये जो तीनों जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, PTI और मुस्लिम लीग नून, ये जो रिलीफ की लैंग्वेज है, ये जो रिलीफ का नैरेटिव है, ये कर्ज के ऊपर मुबनी रहा है। अगर आप 2008 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट देखें, शौकत तरीन साहब, हफीज शेख साहब दोनों फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने पाकिस्तान को कर्ज में डुबोने की शुरुआत की। उसके बाद 2013 में डार साहब आ गए, उन्होंने उस शुरुआत को मज़ीद आगे बढ़ाया और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेट लिमिटेशन एक्ट को अमेंड करके 2015 में उसका बैकडोर क्रिएट किया और कर्ज लेते चले गए। फिर इमरान खान साहब आए, उन्होंने तो हदी मुका दी, उन्होंने तो हर चीज़ जो है ना कर दी। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो तीनों जमातें रिलीफ की बातें करती, वो तो थी सारी कर्ज पे मुबनी। अब कर्ज कोई देता नहीं है, उल्टा जो है मुख्तलिफ ममालिक कर्ज वापस मांगना शुरू हो गए हैं और थरथली मची हुई है। कभी किसी के पास जाते हैं, कभी पैंडा बॉन्ड, कभी यूरो बॉन्ड, कभी ये। वो ज़माना ख़त्म हो गया है। अब रिलीफ की बहस ख़त्म हो गई है। लेकिन उसमें मसला ये है कि ये सियासी जमातें जो कि बुनियादी तौर पर रेडियों बांटने के ऊपर इनकी सारी सियासत की दारोमदार था और बजरिया इंतज़ामिया ये अपने मामला चलाते थे, वो दौर ख़त्म हो गया है। अब असल अवामी दौर आ रहा है जिसमें पाकिस्तान को ये फैसला करना है कि क्या पाकिस्तानी जो है और पाकिस्तान की अवाम जो है वो पाकिस्तान के लिए करने के लिए क्या तैयार है। वो जॉन एफ कैनेडी ने बड़ा मशहूर कहा था कि आस्क नॉट what your country can do for you, ask what you can do for your country। तो रिलीफ की बहस खत्म हो गई है। ये तो आखिरी, आपको पता है किरली की दुम जब उतर जाती है काफी देर के लिए हिलती रहती है, वो दुम उतर चुकी है। ये आखिरी हिलारियां आप देख रहे हैं, सोलर पैनल बांट दिए, ट्रैक्टर बांट दिए, ये कुछ बांट दिया, आगे पीछे बांट दिया, ये खत्म है खेल सारा।
अब इनको ये फैसला करना पड़ना है कि हुकूमत कैसे चल रही है। ये मुख्तलिफ जो दफातर खुले हुए हैं, जो सैकड़ों अरबों रुपए के खर्चे हो रहे हैं। बिलावल साहब अभी कह रहे हैं कि वो मुतमिन हो गए बजट के साथ। कैंपेन में तो वो कहते थे कि मैं 600 अरब बचाऊंगा, ये मिनिस्ट्रियां खत्म करके, जो कि 18वीं तरमीम में खत्म होनी थी, तो वो खत्म होने की दरकिनार हुई है, तो सूबों से वापस लेने की गुफ्तगू शुरू हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मछली अब मुकम्मल तौर पर पानी से बाहर है तीनों जमातों की। ठीक है। और ये मुंह अपना खोल खोल के ऐसे ऐसे जो है ना तड़प रही है, और अवाम जो है वो ज़लील ख्वार हो रही है, क्योंकि दर हकीकत इनके पास ग्रोथ का फॉर्मूला कोई नहीं है। और मैं इंतहाई आजिज़ी से बात कर रहा हूं, ये हकीकत है। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला है, लेकिन इनको नजर नहीं आ रहा। अब हमें ये सफर करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि आप ये जो कैदी साहब हैं इनको भी लाएं 2 साल के लिए, बिलावल साहब को भी 2 साल दें, ताकि ये बहस खत्म हो रिलीफ वाली और ये रेवड़ियां बांटने वाली, पाकिस्तान को एशियन टाइगर करने वाली बहस शुरू हो। वो बहस तो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर तो IMF के तकाजे पूरे करने की बहस है, और वहीं सारी इकोनॉमिक गुफ्तगू खत्म हो जाती है। इकोनॉमिक गुफ्तगू जो IMF की है वो तो बज़ाहिर कहने के ऊपर कहते हैं कि हम स्टेबलाइजेशन अदारे हैं, हम तो ग्रोथ वाला है ही नहीं। तो आपके पास गुफ्तगू ही नहीं है, तो एशियन टाइगर आपने कैसे बनना है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो इन्फ्लेशन है, ठीक। इस पे देखें, ये जो ग्रोथ की बात आपने की है, ये ज़रूर सवाल होगा, और एक ब्रेक शामिल करते हैं। इसके बाद फ़ारूक सलीम साहब से ये कि ग्रोथ का फार्मूला ना होने के बावजूद हर गवर्नमेंट आके जब IMF से इंगेज करती है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ इट? ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले ग्रोथ फार्मूला के हवाले से हम बात कर रहे थे, और ये भी कि कोई भी पार्टी आ जाए, तरीक़ाकार यही होता है इकॉनमी को ड्राइव करने का। फ़ारूक सलीम साहब, ये IMF का जो प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें अब ये बताया जा रहा है कि माली साल 26-27 के लिए जो GST है उसको 18 से बढ़ाकर 19 करने की भी बात गर्दिश कर रही है। फिर हम हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर भी ये सुनते हैं, जिसकी कन्फर्मेशन तो नहीं हो पाती गालिबन, कि उस पर भी टैक्सेशन बढ़ानी पड़ेगी, आपको इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी। फिर अगर कोई किसी स्पेसिफिक सेक्टर में पब्लिक रिलीफ के लिए कोई काम करने लगे गवर्नमेंट, तो वहाँ से भी रिट्रीट करना पड़ता है IMF की वजह से। तो इकनॉमिक सोवरेनिटी आपको लगता है कि इतनी बची है कि तनकीद हो पाए, और किसी पार्टी की इस पर कोई डिस्टिंक्ट अप्रोच हो, या फिर नोबडी हैज़ एन ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम दिस? देखिए, अगर प्योरली आदाद व शुमार की बुनियाद के ऊपर कोई नैरेटिव बनाना है, तो वो ये बनता है कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान की हुकूमत को टैक्स कलेक्शन का प्रॉब्लम है ही नहीं। आप सोचिए कि आज से कोई 20 साल पहले अगर आप बजट निकाल के देख लें, तो हुकूमत पाकिस्तान ने FBR की जिम्मेदारी लगाई थी 1000 अरब रुपया इकट्ठा करना टैक्स की मद में, 1 ट्रिलियन रुपीज। पिछले साल हमें हुकूमत खुद से बता रही है कि लगभग 14,000 अरब टैक्स इकट्ठा कर लिया गया है। तो अदादो शुमार की बुनियाद से जो कारकर्दगी FBR ने दिखाई है, वो तो शायद किसी और हुकूमती डिपार्टमेंट ने नहीं दिखाई। 1000 अरब से टैक्स की कलेक्शन चली गई 14,000 अरब की। प्रॉब्लम जो है वो टैक्स कलेक्शन का नहीं है, प्रॉब्लम है हुकूमती अखराजात का, प्रॉब्लम है हुकूमती नुकसानात का। जिस रफ्तार से हुकूमती अखराजात और नुकसानात बढ़ रहे हैं, आप अगर 100% टैक्स भी आमदन के ऊपर लगा दें, तो भी वो जो हुकूमती अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो मामला यहाँ पे आप सोचिए कि बीमारी दिल की है, जो हुकूमती अखराजात हैं और हुकूमती नुकसानात हैं, और इलाज जिगर का किया जा रहा है टैक्स की शक्ल में। तो जब तक तो बीमार मईशत के दिल का एक बीमारी होगी और इलाज जिगर का होगा, वो बीमारी कभी दूर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे देखिए, इस वक्त कोई 31 मिनिस्टर्स हैं विफाक के पास। कोई 4 एडवाइजर लगे हैं, 11 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं, 8 स्पेशल असिस्टेंट हैं, कोई 13 के करीब प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर्स हैं, और ये सारा डुप्लीकेशन जो है ये 4 सूबों के अंदर है। यानी कि सिर्फ इस्लामाबाद को चलाने के लिए आप बजट में देखेंगे, जिसको ये कहते हैं रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट, 1000 अरब रुपया आप उस पर खर्च कर देते हैं सिर्फ इस्लामाबाद को मैनेज करने के लिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने रखता हूँ। देखिए, बजट का ऐलान तो होगा जून की 12 तारीख को। एक चीज का ऐलान ऑलरेडी कर दिया गया है, और वो है तरक्याती बजट। अगर आप उसका हुस्न देखें, वो कोई 4.3 ट्रिलियन रुपीज, 4300 अरब रुपया। आप PC1 ने खुला के देख लीजिए प्लानिंग कमीशन के,
अगर 4,300 अरब रुपया सही डायरेक्शन में, सही सिमत में खर्च कर दिया जाए, तो आप अंदाजा लगाएं कि तकरीबन 11,000 एक साल के अंदर पाकिस्तान में 11,000 नए स्कूल बन सकते हैं। कोई 6,500 के करीब नए, जो जिसको बेसिक हेल्थ यूनिट कहते हैं, मिनी अस्पताल कह लीजिए, मिनी क्लिनिक कह लीजिए, वो नए बन सकते हैं। पूरे मुल्क में कोई 45,000 किलोमीटर नई रोड बन सकती हैं। कोई 3,000 के करीब साफ पानी और सैनिटेशन के मंसूबे बन सकते हैं। फिर जाके ये कहीं 4.3 खरब रुपया खत्म होने को आता है। लेकिन हमने क्या कर रखा है कि हमने MNAs और MPs को बना दिया ठेकेदार, उनको हमने बना दिया कॉन्ट्रैक्टर, उनको हमने बना दिया प्रोजेक्ट मैनेजर। बिल्कुल, वो उनका जो रुतबा है वो तो बहुत बुलंद है, वो तो कानून साज इदारों के साज है। बिल्कुल बिल्कुल। एक साल भी 4,300 अरब रुपया खर्च कर दिया जाए तो आप सोचिए कि जो 169 डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी शक्ल बदल जाएगी। वहां पे आपको विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन नजर आने लगी। बिल्कुल। तो मसला मेरा ख्याल है जो जिस तरफ आपका इशारा है वो इंटेंट की, कन्विक्शन की जो कमी है उसका इशू आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं। राना साहब, आपने सुना फ़ारूक साहब ने तो मसला ही आपका हल कर दिया। आप IMF से नेगोशिएट करते रहते हैं, तो हल तो आपको प्रोग्राम में बैठ के ही मिल गया है कि जो रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट है वो इतना बड़ा पिगी बैंक है कि उस पर स्पेंड करने के बावजूद भी हम ये एक्सपेक्ट करें कि किसी और सेक्टर में ग्रोथ आ जाएगी, ये हो नहीं सकता। अल्टीमेटली द मनी हैज़ टू कम आउट ऑफ द पॉकेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्यों नहीं होता फिर ये? मैं आई स्टार्ट विद द एग्रीमेंट आई हैव। देखें, ये जो 4.3 ट्रिलियन का आपका डेवलपमेंट चारों सूबों का और वफाक का PSDP है, ये वाकई ये वसाइल तो हैं और हर सूबा अपनी डायरेक्शन में इसको स्पेंड करता है। और ये अगर एक नेशनल प्रायोरिटी के ऊपर ये स्पेंड किया जाए, इसके लिए आपको पॉलिटिकल कोहेजन चाहिए है, चारों सूबों की वफाक के साथ एक बड़ी मैसिव कोऑर्डिनेशन चाहिए है और नेशनल प्रायोरिटी हमें चाहिए है कि हमारा एक्सपोर्ट एक चैलेंज है और उसके ऊपर हम अगले 2-3 साल फोकस कर लें, या और जो भी प्रायोरिटी सेट हो मिलके कि हमें ये माशी तौर पे ये हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए और ये हमें वो इन्वेस्टमेंट हमें जो है पे बैक करेगी 1 साल में, 2 साल में, 3 सालों में। तो ये चीज़ मिसिंग है इस मुल्क में और ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फ्लॉ है कि सूबे अपनी अपनी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, वफाक अपनी डायरेक्शन में काम कर रहा है और आपकी नेशनल प्रायोरिटीज जो है वो मिस हो रही हैं। तो ये इसके ऊपर तो मैं 100% एग्री करूंगा और ये सवाल आपको भी बार बार उठाना चाहिए, इस पर डिबेट भी होनी चाहिए ताकि इसके ऊपर कोई इस तरफ हम मूव करें। बाकी जो बात जो वो करते हैं कि इतने वजीर हैं, इतने कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो वो ये एक पॉपुलिस्ट नारा है, ये कोई पीनट्स की बात कर रहे हैं। आपको जो है वो ये, लेकिन बिल्कुल आपको हम राइट साइजिंग भी कर रहे हैं, उसके अंदर हमने बहुत सारे इदारों को बंद भी किया है, जिसमें PWD था, यूटिलिटी स्टोर था। राइट साइजिंग नहीं वो तो मैंने उनको वुजरा की बात की, जो ये वुजरा और इतने कोऑर्डिनेटर और इतने ये देखें, आपको लोगों को ट्रेन भी करना है, आपने अपना जो है वो बहुत सारी चीजें हैं ये, लेकिन दिस इज नॉट द इशू ऑफ द कंट्री। ये आपको राइट साइजिंग जरूर करनी है। प्राइवेटाइजेशन पे आपने देखा कि हमने PIA को प्राइवेटाइज किया एंड इट टुक 2 टर्न्स, ऑन द सेकंड टर्न वो कामयाब हुई। तो प्राइवेटाइजेशन और आपको जो FDI ट्रैक करनी है, 2 आपके सूबे दहशतगर्दी के जद में है। आप सोचें कि कितना उसकी वजह से कितना इकोनॉमिक लॉस है या कितनी FDI उस वजह से रुकती है। अफगानिस्तान का हमने बॉर्डर बंद किया हुआ है बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो ये सारे वो चैलेंजेस हैं, दहशतगर्दी के इश्यूज हैं, जो एक बहुत बड़ा एक बाइट आपकी इकोनॉमिक को एक बहुत बड़ी हिट करते हैं। तो ये भी इश्यूज हैं जो कि आपको एक हर्डल बने हुए हैं, जिनको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल देखें, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमें जो सोल्यूशंस हैं उन पे बात करनी चाहिए। राइट साइजिंग भी हम कर रहे हैं, हम प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं, बट इट टेक्स टाइम। और ये कहना कि हम 1 साल में कर दें तो आप करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो आपको हर जो एक प्राइवेटाइजेशन है, आपको उसकी प्रेपरेडनेस इंश्योर करनी है, आपको ऐसे लॉन्च करना है कि तो दिस टेक्स टाइम। और अगर किसी के पास जादू की छड़ी है तो वो जरूर हमें बता दे कि वो क्या है, क्विक सोल्यूशन, क्विक फिक्स नहीं जो है वो स्टडी करने के कैसे करना है। ठीक है, इस पे दानियाल साहब आपका क्या मौक़िफ़ है? आप अग्री करते हैं इस चीज़ से? क्योंकि देखिए, राइट साइजिंग की बात, ऑस्टेरिटी ड्राइव्स की बातें तो हम सुनते रहते हैं। वो मुझे याद है ज़िया साहब की भी एक तस्वीर आई थी अखबार में,
वो साइकिल पर जा रहे थे, उसमें कि ऑस्टेरिटी की असर्टिव एक तस्वीर थी जिसमें तब से हम प्लान कर रहे हैं कि हमने अखराजात कम कर लेने हैं, जो कि अब तक नहीं हुए। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कर नहीं पाए। अगर चाइना की ग्रोथ देखें हम, तो डेंग जियाओपिंग के अंडर यही हुआ ना कि जो अग्रेरियन इकॉनमी थी वो इंडस्ट्रियलाइज हो गई। हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, डॉलर कहाँ से आएंगे ये नहीं पता, सिर्फ इंपोर्ट करी जा रहे हैं या फिर कर्ज ले रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इशू नहीं है, सारा मसला सिर्फ यही है जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में शायद क्विक फिक्स, अगर आप दिनों की बात करें या महीनों की, वो तो नहीं है, लेकिन फिक्स ज़रूर है। और मैं अफसोस से ये कहना पड़ता है मुझे कि जो इस वक्त हमारी हुकूमत है, या जो मैंने मैनिफेस्टोज पढ़े हैं पीटीआई के या पीपल्स पार्टी के, उनमें फ़िक्स की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। मैं आपको बुनियादी बात बता देता हूँ, जब तक से पाकिस्तान का फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सेक्टर होता है, जो हमारे पाकिस्तान के बैंक्स हैं, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो हमारी लीसिंग कंपनीज हैं, जब तक से वो अपना रिफॉर्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। उसकी वजह क्या है कि जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सेक्टर है, बुनियादी तौर पे उन्होंने डायरेक्शन सेट करनी होती है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किस पे हो रही है। और अगर वो लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं है, लॉन्ग से मुराद है 10 से 15 साल, और वो सिर्फ 5 साल तक पोजीशन लेने के लिए तैयार है कि कोई क्रेडिट कार्ड, कोई गाड़ी का लोन, कोई वर्किंग कैपिटल किसी फैक्ट्री को दे दें या इस तरह की चीज़ें जो हैं, तो फिर आपकी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाती इकोनॉमी। तो जब तक आपकी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी पाकिस्तान में अगर आप हुकूमती हिस्सा निकाल दें तो हमारी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तकरीबन 8% पे होकर रह गई है। हुकूमत का डाल दें तो 13% हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर साउथ एशिया में या ईस्ट एशिया में आप देखें, वियतनाम जैसे मुल्क, उनकी 33% पे है, और बाकियों की जो है ना कोई 27 पे है, कोई 25 पे है। तो हम अगर ये नहीं इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे तो पाकिस्तान में हम ग्रोथ की तरफ नहीं लौटेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि उसको अनब्लॉक करने के लिए हुकूमती हिकमत अमली चाहिए, लेकिन हुकूमती हिकमत अमली के वो रेडार स्क्रीन पे ही नहीं है, उसकी गुफ्तगू ही नहीं है। ये सिर्फ IMF के हदफ पूरे करने में अपना सारा वक्त सर्फ कर गया है, जबकि जब आप IMF के हदफ पूरे कर देते हैं तो उसमें से आप मुश्किल से स्टेबिलिटी अचीव करेंगे। तो अभी स्टेबिलिटी जो है, उसकी स्टेबिलिटी फटीग हो गई है पाकिस्तान में। स्टेबिलिटी सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। अगली बात जो है, असल में इनके पास फॉर्मूला कोई नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हम 3% ग्रोथ पे फंसे रहें। अभी मैं आपको 2 मिसालें देता हूं बहुत जल्दी। सबसे पहली मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं कि इन्होंने जो अभी गवर्नेंस रिफॉर्म की एक पूरा मुसद्दा बनाया, जिसमें IMF ने एंटी करप्शन और गवर्नेंस पे बताया, और हुकूमत पाकिस्तान ने उसके जवाब में कोई 147 सफ़े का पर्चा तैयार किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि हम इन इशूज़ को कैसे एड्रेस करेंगे। वो दुनिया में वो इशूज़ जहाँ एड्रेस हुए हैं, उनकी 3% ग्रोथ बढ़ गई है। वो माशाल्लाह दे दिया प्लानिंग कमीशन को, वहां पर बैठे हैं लुक बिजी डू नथिंग। उनका नाम पार्टी में अरस्तू है, तंजिया, उन्होंने करना ही कुछ नहीं, सिर्फ बड़ी बड़े फलसफे बताने। 1935, 2035, 2026, 30 साल का, तब उनके मुंह में शायद दांत भी नहीं रहने, बट एनीवे वो कहते चले जाएंगे। कोई हदफ उनका पूरा नहीं हो रहा, अभी तक उड़ान की बातें कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इज कि अगर आपने उसको ऐसे डील करना है तो वो 3% आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें, हमारी जो SIFC कोशिश करती रही एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर एक ऐसी जगह है जहां पर आपको 1 यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे 10 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है निस्बतन कि आप इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें। तो वो बैंक्स तैयार नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। हमने एक स्टॉपर लगाया हुआ है, उसको कहते हैं PIU, प्रोडक्शन इंडेक्स यूनिट। आपको पता है, अगर आपकी जमीन जो है 1 एकड़, वो चाहे 30 करोड़ रुपए की हो, अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो आप बैंक के पास जाएं, बैंक आपको कहेगा आपको 3.5 लाख मिलेंगे खाद बीज के, चाहे जितना भी आपका रेवेन्यू हो या जितनी भी आपकी कैश फ्लो, आप सर्विस भी कर सकते हैं, आप मॉर्गेज ही नहीं कर सकते, डका लगाया हुआ है। तो इनके पास कोई सोच नहीं है इन पॉलिसीज को बदलने के लिए। दर हकीकत ये जो ट्रेड इंडस्ट्रीज बुर्जुआजी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है। ना इन्होंने टैक्स लगाना है, ना इन्होंने किसी और तरफ इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी की तरफ कोई पेशरफ्त करनी है। इस वजह से हम यहीं स्टक रहेंगे। और अल्टीमेटली क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं अल्टीमेटली क्या होगा। अल्टीमेटली वही होगा जो पाकिस्तान में होता है, ग्रोथ नहीं होगी, लोग तंग रहेंगे, फाइनली जो है वो अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे ये रिपीटेडली सुनने को मिलता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एलीट कैप्चर का बहुत बड़ा इशू है, इसीलिए जो रिफॉर्म करनी होती है वो उनके अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा सकती है, इसीलिए नहीं की जाती। इसमें कितनी सदाकत है, इस पर मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले एलीट कैप्चर की हम बात कर रहे थे और अब से कुछ साल पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ही एक स्टोरी थी जिसमें ये फैक्ट कोट किया गया कि 18 बिलियन डॉलर्स के करीब एलीट कैप्चर के ऊपर स्पेंड हो जाता है पाकिस्तान में। फ़ारूक साहब, ये जो इकनॉमिक मॉडल पे हमारी तनकीद है, अगर इकनॉमिक हिस्ट्री देखी जाए तो जियो पॉलिटिक्स के अलावा तो हमने पैसे नहीं कमाए, क्योंकि अगर हम अयूब साहब के दौर में देख लें तब भी सीटो सेंटो की वजह से, फिर ज़िया साहब के दौर में अफ़गान वॉर की वजह से, मुशर्रफ साहब के दौर में वॉर ऑन टेरर की वजह से, इन 3 इकनॉमिक स्पाइक्स के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है और वो भी इंडिजिनस नहीं था। तो अब आउट ऑफ नोवेयर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि किस तरह इससे स्पायरल कर लेंगे अचानक से बाहर? देखिए, आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि रियासत पे पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है वो हुकूमत पाकिस्तान है। और आप अंदाजा कीजिए कि जो विफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में बैठी है, अगर उसके कारपूल का आप उनसे पूछें तो पता चलता है कि 85,500 कारें हैं हमारे कारपूल में। वो एक साहब ने जो हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट है बरतानिया के अंदर, वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उन्होंने उनसे सवाल किया कि आपके कारपूल में कितनी कारें, वहां से जवाब मिला 86। तो 85,500 हमारे पास हैं और बरतानिया में उनके कारपूल में 86 गाड़ियां हैं। अब सोचिए कि 85,500 कारों के अंदर 114 अरब रुपए का तो सिर्फ पेट्रोल डलता है सालाना। रोजाना की बुनियाद पे कोई 30 करोड़ रुपए का पेट्रोल डाल रहे हैं वो जो विफाकी हुकूमत के कारपूल में कारें जो है वो चल रही हैं। देखिए, जादू की छड़ी की बार बार बात होती है। सीरियसली जादू की छड़ी मुल्क के अंदर और बजट के अंदर मौजूद है। ये 4.3 ट्रिलियन रुपीस आप इस्लामाबाद से ले लें, आप कराची से ले लें, कोयटा से ले लें, पेशावर से ले लें, लाहौर से ले लें और अजला में बांट दें। 169 डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। आप अंदाजा करें कि उनके हर डिस्ट्रिक्ट के हिस्से में 24 अरब रुपया सालाना आता है। अब आप बताइए मुझे, वो 13-14 लाख औसतन पाकिस्तानी रहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वो एक डिस्ट्रिक्ट को 4,500 स्क्वायर किलोमीटर की, उसको अगर आप 24 अरब रुपया दे देते हैं तो मुझे बताएं कि एक साल के अंदर क्या उस डिस्ट्रिक्ट की शक्ल और हालत। फ़ारूक साहब, मेरे पास ना ठीक है आपकी ये जो रिकमेंडेशन है, बिल्कुल वक्त कम है मेरे पास, मैं इसको आगे लेकर चलता हूँ। राना साहब, इस पर शॉर्ट कमेंट भी कर लीजिए और ये 2-3 कोई अच्छी खबरें आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो बजट अनाउंस करने जा रहे हैं उसमें रिलीफ की कोई बात एक्सपेक्ट करें या ना करें। फिर एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो है जो उनका टैक्स बर्डन है उसको बिल्कुल कम करने जा रहे हैं। इसी तरह जो सैलरीड क्लास है उसको भी ईज आउट किया जाएगा। और तीसरी खबर ये है कि टैक्स नेट को एक्सपैंड किया जाएगा और उसमें ताजर हजरात को लाया जाएगा, जिसको जो एक शुरुआत है कि हम जो है वो बेस को बढ़ा रहे हैं। बहरहाल जो इन्होंने बात की, देखें मैंने तो इस चीज़ को एग्री किया है कि ये 4.3 ट्रिलियन रुपीस जो हैं इनको एक नेशनल प्रायोरिटी के तहत जो है वो खर्च अगर हम कर लें और उसको पे बैक बेस्ड अगर हम खर्च करें तो ये पाकिस्तान जो है अगले, और सिर्फ 2-3-4 साल के लिए भी कर लें तो बहुत इसमें बेहतरी आ जाएगी। क्योंकि अगर हर सूबा अपनी डायरेक्शन ले, अपने नए चीज़ें निकाले और वफाक कुछ और करे और मुल्क के मसाइल कुछ और डिमांड करें तो ये एक मिसमैच है जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इसके लिए सोल्यूशन इसका ये है कि सारी जमातें जो है वो एग्री करें, पॉलिटिकल कोहेजन हो, कंसेंसस हो। ये एक मुश्किल अमल है लेकिन इस तरफ हमें बढ़ना चाहिए क्योंकि वफाक के पास तो वसाइल नहीं है कि वो चीज़ों को दुरुस्त करें। तो जब तक ये जी। अच्छा दानियाल साहब, क्विकली 3 थिंग्स दैट यू वुड हैव डन अगर आप बजट बना रहे होते तो। जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि जो नून लीग के अंदर जो टेंशन है उसको ख़त्म होना ज़रूरी है। यानी डार साहब और फाइनेंस मिनिस्टर के दरमियान जो ये कशमकश चल रही है, अगर ये सेटल नहीं हो पाएगी तो किसी भी पॉलिसी पे अमल दरामद अच्छी तरह से नहीं हो सकता। और दूसरी जानब मैं समझता हूँ कि जो हमारा मुल्क का कर्ज है इसको किसी तरह कम करना है। आप एक मिनट मिसाल के तौर पर अगर मैं फ़र्क साहब के साथ एग्री करने की जसारत करूं और मैं ये बोलूं कि बजाय ये 4.3 ट्रिलियन को डिवॉल्व करें, आप ये 4.3 ट्रिलियन जो है जो आपने कर्जा नया लेना है इस साल या जो पहले से लिया हुआ है वो बैंकों को वापस कर दें, डोमेस्टिक बैंक्स को, और उनको बोलें कि ये काइंडली आप ऑन लैंड करें।
तो वो कितनी गाड़ियां लीज करवा लेंगे? इनको आखिरकार कहीं ना कहीं फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और जब वो शुरू होगी तो फिर पाकिस्तान एक असल रास्ते पे जो सस्टेनेबल ग्रोथ का रास्ता है उस पर गामजन होगी। उसमें ये जरूर होगा कि इंतजामिया के होंठ सूख जाएंगे, उनको पानी शायद ना फराम होगा, लेकिन पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी शुरू होगी, पॉवर्टी कम होनी शुरू होगी। जी आपकी आ गई है और अब देखना यह है कि गवर्नमेंट कितना हद तक इसको पिक करती है। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज़ साहब, राना एहसान साहब, फ़ारूक सलीम साहब मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।